नमस्कार दर्शकों, शुभम आलोक के ज्योतिषीय चैनल, हिंदी भाषी ज्योतिषीय चैनल आलोक ज्योतिष में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योतिष के पंच महापुरुष राजयोग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और मैं विशेष तौर पे इस वीडियो में इस बारे में बात करना चाहता हूं कि मैंने अपने अनुभव में पंच महापुरुष योग को कैसे काम करते हुए देखा। इसके पहले कि हम गहराइयों में जाएं, हम पहले ये समझ लेते हैं कि पंच महापुरुष योग बनते कैसे हैं। ज्योतिष में 19 ग्रह हैं, जिनमें से 5 अप्रकाश ग्रह, 5 उपग्रह, 2 सूर्य चंद्रमा, 2 छाया ग्रह राहु केतु, इनके अलावा अन्य 5 मुख्य ग्रह बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति हैं। ये 5 जो मुख्य ग्रह हैं, गुरु, मंगल, शनि, शुक्र और बुध, जब ये 5 मुख्य ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दशम भाव में बलशाली होकर अपनी राशि में, उच्च की राशि में बैठते हैं, तो पंच महापुरुष योग का सृजन करते हैं। पंच महापुरुष योग होना और पंच महापुरुष राजयोग होना है दो अलग अलग बातें हैं, उसको हम जरा सा समझते हैं। विशेष तौर पर देखने की बात यह है कि ग्रहों के स्थान बल को, ग्रह के बहुत प्रकार के बल होते हैं। ज्यादातर बलों की गणना षटबल में कर ली जाती है। काल बल, होरा बल, काल बल, सप्तवर्गज बल, दिग्बल, दृग्बल, चेष्टा बल, नतोन्नत बल इत्यादि बहुत प्रकार के बल होते हैं। इन सब की गणना, अधिकतर की गणना तो हम लोग षटबल में कर लेते हैं। कुछ बलों की गणना जैसे अष्टक वर्ग बल इत्यादि की गणना षटबल में नहीं भी होती। खैर, ज्योतिष के शास्त्रकारों का ये वचन है कि सारे बलों में से जो स्थान बल है वही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह का है और चंद्रमा का पक्ष बल, सूर्य का अयन बल और बाकी ग्रहों का स्थान बल बहुत आवश्यक है। क्योंकि पंच महापुरुष राजयोग स्थान बल पे निर्भर है और चंद्रमा के लिए पक्ष बल मुख्य होता है और सूर्य के लिए अयन बल मुख्य होता है। अतः मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है जिस वजह से सूर्य और चंद्रमा को पंच महापुरुष योग से बाहर रखा गया है। खैर, सूर्य और चंद्रमा की अपनी महत्ता है, उसको हम समझेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जब लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में शुक्र अपनी राशि वृष या तुला में बैठा हो या उच्च राशि मीन में बैठा हो, तो मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग का सृजन करता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम केंद्र भावों में बुध अपनी राशि मिथुन या अपनी उच्च और मूल त्रिकोण राशि कन्या में बैठा हो, तो भद्र नाम के पंच महापुरुष योग का सृजन करता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम भावों में गुरु अपनी राशि मीन, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु या अपनी उच्च राशि कर्क में बैठा हो, तो हंस नामक राज्य का सृजन करता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम स्थान में अपनी राशि वृश्चिक, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष और अपनी उच्च राशि मकर में अगर मंगल बैठा हो, तो रुचक नाम के पंच महापुरुष राजयोग का सृजन करता है। और प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम स्थान में शनि अपनी राशि मकर, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ या अपनी उच्च राशि तुला में बैठा हो, तो शिश नामक पंच महापुरुष योग का सृजन करता है। यहाँ पर जरा एक बात समझेंगे। सबसे पहले वारामिहिर की बात बहुत अवलोकनार्थ है। राजयोग के प्रकरण में जब वारामिहिर राजयोग का जिक्र करते हैं, उस समय यह बात कहते हैं कि अगर शुभ ग्रह बलशाली हो तो व्यक्ति दयालु राजा होता है, अपने राज्य को नहीं फैलाता, लोगों पे अत्याचार नहीं करता और धर्मानुकूल रूप से शासन करता है। जब पाप ग्रह पत्रिका में बलशाली हो, लग्न से संबंध रखता हो, या जब पाप ग्रह राजयोग देता हो, तो वैसी स्थिति में जातक क्रूर राजा होता है, अपने राज्य को फैलाता है, लोगों पर और अधिक कर और अधिक टैक्स लगाता है, लोगों पर अत्याचार करता है। और ये मतलब नहीं है कि पाप ग्रह होने से धार्मिक राजा नहीं होता, लेकिन उसकी रुचि अपने राज्य को फैलाने की ओर थोड़ी ज्यादा होती है। जबकि शुभ ग्रह होने पर भी राजा खराब हो सकता है, लेकिन उसकी रुचि अपने राज्य को फैलाने में उतनी अधिक नहीं होती। जहां तक मैं समझता हूं, पंच महापुरुष राजयोग के भीतर मूलभूत बात यह है कि
देखिए एक व्यक्ति है, एक इंसान है, हर इंसान के स्वभाव में बहुत चीजें तो एक जैसी ही होती है। हर व्यक्ति के अंदर गर्व, दया, घमंड, मान, प्रेम, उत्साह इत्यादि सब कुछ होता है। बराबर मात्रा में नहीं होता, किसी में अधिक मात्रा में होता है, किसी में कम मात्रा में होता है। हर एक व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जिसके हिसाब से हम व्यक्ति को सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कहते हैं। जिस प्रकार आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ इत्यादि के अलग अलग अनुपात से अलग अलग प्रकार का शरीर होता है, वैसे ही व्यक्ति के स्वभाव में ग्रहों के अलग अलग प्रभाव से उसका स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है। विशेष तौर पर अगर ज्योतिष में देखें तो दशम भाव में जिस ग्रह का संबंध होता है वो व्यक्ति को अपने अनुरूप रंग, रूप और स्वभाव देता है। ये बहुत मुख्य बात है। परामहिर इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि लग्न से पहले दशम भाव का विचार करना चाहिए। अगर दशम भाव पर किसी ग्रह का स्ट्रॉन्ग, ताकतवर प्रभाव है तो लग्न पे जिस ग्रह का प्रभाव है उसका प्रभाव उतना मान्य नहीं होगा। केवल उसी स्थिति में जब दशम भाव पे ग्रह का बहुत मजबूत प्रभाव ना हो, उसी स्थिति में हम लग्न को देखेंगे। वारामिहिर इस बारे में बहुत स्पष्ट है। तो पहले दशम भाव का विचार करना चाहिए। दशम भाव पे जैसे ग्रह की दृष्टि है, जैसे ग्रह की युति है, उसके हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र, शरीर, रुचि इत्यादि देखनी चाहिए। अगर दशम भाव पे किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो लग्न के हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव, शरीर, रुचि इत्यादि देखना चाहिए। पंच महापुरुष राजयोग केंद्रों में बनता है। सारे केंद्र देखिए, जब एक कैटेगरी का हाउस होता है, एक प्रकार का हाउस होता है, तो एक दूसरे से संबंध रखता है। जैसे त्रिकोण भाव कहें, लग्न, पंचम, नवम त्रिकोण भाव है, तीनों का आपस में संबंध है, आपस में अंदरूनी संबंध है। बेशक नवम भाव में बैठा ग्रह पंचम भाव के ग्रह को ना देखे या लग्न के ग्रह को ना देखे, दृष्टि ना करे, वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि एक ही जैसे भावों में बैठे हैं तो वो संबंध है, संबंध मान्य है। लघु पराशरी के हिसाब से जब हम विषुवती दिशा की विवेचना करते हैं तो सधर्मी ग्रह का, एक ही प्रकार के घरों में बैठे हुए ग्रह का विशेष विचार किया जाता है। लघु पराशरी में दशा विचार करते हुए ये बात मान्य है और अनुभूत है कि एक ही जैसे घरों में जो ग्रह बैठे होते हैं वो दशांतर दशा में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के जैसा प्रभाव करते हैं। सेम बात केंद्र पे भी लागू होती है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम स्थान में बैठे हुए ग्रह आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बेशक उनके बीच में आपसी दृष्टि हो या ना हो। पराशर ने इनको परस्पर कारक कहा है। जब कोई ग्रह आपस में एक दूसरे से केंद्र में बैठ जाते हैं तो परस्पर कारक हो जाते हैं। परस्पर कारक होने का यह मतलब है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के लिए काम करेगा। बोलिए कि मंगल शनि अगर दोनों केंद्र में बैठे हैं, लग्न से केंद्र में बैठे हैं या एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, तो एक दूसरे के लिए काम करें। अब मंगल झगड़े का कारक हो गया, शनि दुख का कारक हो गया, तो मंगल शनि के केंद्र में बैठने से ये आदमी बहुत झगड़ा करेगा और उस झगड़े के कारण दुख प्राप्त करेगा। जबकि दूसरी जगह पर वो व्यक्ति जिसका मंगल और शनि केंद्र में नहीं है, वो व्यक्ति ज्यादातर या झगड़े नहीं करता या झगड़े करता भी है तो उस झगड़े की वजह से दुख प्राप्त नहीं करता। झगड़ा करने के बाद अंत में वो ये महसूस करता है अच्छा ही क्या झगड़ा कर लिया, अगर झगड़ा नहीं करता तो और दुख प्राप्त होता। इस प्रकार से इसको समझा जाना चाहिए। अब केंद्र में ग्रह बैठा है, ग्रह बलशाली भी है और केंद्रों में से एक लग्न भी है। तो जब केंद्र में ये 5 तारा ग्रह बैठ जाते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, जब केंद्र में ये 5 ग्रह बैठ जाते हैं तो आपस में संबंध रख करके लग्न को भी प्रभावित करते हैं और अपना स्वभाव, अपना प्रभाव उस व्यक्ति को दे देते हैं। यही पंच महापुरुष राजयोग का मूल है। देखिए, पुरुष तो सब है, पुरुष तो सभी हैं। आम व्यक्ति या नॉर्मल पुरुष जिसको हम बोले वो कौन है? जिसके स्वभाव में हर चीज बराबर मात्रा में है, वो आम है। जिसके स्वभाव में कोई एक चीज अधिक मात्रा में है, वो व्यक्ति उस प्रकार का इंसान है। उदाहरण स्वरूप लीजिए, पूजा हम सब करते हैं। जो व्यक्ति अधिक पूजा करता है वो आध्यात्मिक हो गया। छोटी मोटी गलतियां हम सब लोग करते हैं। जो बहुत अधिक गलतियां करता है वो नालायक हो गया। छोटे मोटे पाप तो हम सभी करते हैं। जो बहुत ज्यादा पाप करेगा वो पापी हो गया। जीव हत्या, अब मक्खी मच्छर आएंगे घर में तो सब मार देंगे, लेकिन जो इंसान की हत्या करने पे उतर आए वो हत्यारा हो गया।
है ना, मच्छर आपको काटता है, आपको बर्दाश्त नहीं होता, आप उसको मार देते हो। ऐसे रोड पे कोई व्यक्ति गाड़ी गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा, आपको उस पर गुस्सा आ गया, आप उसको गोली मार दो, अब हत्यारे की श्रेणी में चले गए, है ना। तो चरित्र में माफ कीजिएगा, चरित्र में गुण स्वभाव में कुछ विशेष प्रकार की विशेष प्रकार के प्रभाव की अधिकता पंच महापुरुष राजयोग का सृजन करती है, क्योंकि ये ग्रह केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में एक लग्न भी है, केंद्र में बैठ के लग्न पे प्रभाव रख ही रहे हैं और बलशाली भी है। तो जो ग्रह है उसका प्रभाव व्यक्ति के चरित्र में बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है। इस वजह से वो व्यक्ति को अपने चरित्र की दिशा में लेकर के चला जाता है, अपने प्रकार का बना देता है। अब इसमें इसको पंच महापुरुष क्यों बोला है भाई, पंच पुरुष क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखिए जो ग्रह है, इसमें एक बहुत मूलभूत बात समझने की है। ग्रह अपनी उच्च राशि में संपूर्ण शुभ फल करता है, मूल त्रिकोण राशि में 80% बोलिए शुभ फल करता है, और स्वराशि में 70% शुभ फल करता है, ज्योतिष का मान्य नियम है। इस नियम का इस्तेमाल, ज्योतिष में दिक्कत यही है, नियम बड़े सारे हैं, नियम बड़े सारे हैं, आपने ज्योतिष सीख ली है, आपको आपके गुरु ने नियम सिखा दिए हैं, गुरु तो कहना उचित नहीं है, आपको आपके टीचर ने नियम सिखा दिए हैं, इस्तेमाल नहीं बताया। इस्तेमाल जानने के लिए ही आपको गुरु की जरूरत है, इसी वजह से आपको परंपरा से सीखने की जरूरत है। मेरे तो हर बच्चे को शायद ये बात पता ही होगी। हम कहते हैं कि ग्रह उच्च है 100% शुभ फल देगा, मूल त्रिकोण में है 80% शुभ फल देगा, स्वराशि में है 70% शुभ फल देगा। तो मतलब क्या है कहने, मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए एक ग्रह कुंडली में दशम और तृतीय दोनों भाव का स्वामी हो गया, दशम भाव का स्वामी होकर शुभ ग्रह है, तृतीय भाव का स्वामी होकर खराब ग्रह। अब यहां पर आप ये सोचोगे कि ग्रह किस भाव के फल अधिक देगा। अब इसमें बड़े सारे नियम हैं जी, जो ग्रह ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जहां आती है उसके ज्यादा फल देगा, ये बनारस की तरफ का विचार है। लग्न से गिनने पे जो राशि पहले आती है, अगर तृतीय भाव में राशि पहले आती है तो तृतीय भाव का फल देगा, दशम भाव में राशि आती है पहले तो दशम भाव में फल देगा। जैसे शनि लीजिए, मेष लग्न में शनि दशमेश एकादशेश एकादश भाव का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी पहले बनता है तो दशम भाव का फल देगा। वैसे ही लीजिए कि मकर लग्न में मंगल पहले चतुर्थ का स्वामी बनता है, फिर एकादश का स्वामी बनता है, तो चतुर्थ का स्वामी पहले बनने से चतुर्थेश होने का फल देगा। ये आंध्र प्रदेश की तरफ का मत है। तीसरा मत यह है कि अगर ग्रह पुरुष राशि में बैठा हो तो पुरुष राशि का फल देगा। जैसे मान लीजिए कि शनि जो है वो मिथुन राशि में बैठा है, तो शनि अगर मिथुन राशि में बैठा है तो अपनी पुरुष राशि कुंभ का फल देगा, और कुंभ राशि जिस भी भाव में बैठी होगी वैसे फल करेगा। वहीं पर अगर शनि कर्क राशि का बैठा हो, ये दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर शनि वृश्चिक राशि का बैठा हो तो जहां, क्योंकि वृश्चिक एक स्त्री राशि है, तो जहां पर उसकी स्त्री राशि आती है, जहां पर मकर आता है, उस भाव का फल शनि देगा। ये जो है कि ये भी दक्षिण भारत का मत है। इस मत को विशेष तौर पे मंत्रेश्वर ने अपने फल दीपिका में उजागर किया। लेकिन वैदिक ज्योतिष का जो मुख्य मत है, जो मेन ओपिनियन बोलो आप, सुपीरियर ओपिनियन जो है, जो वारामिहिर सरावली इत्यादि सबका ओपिनियन है, ये लिखा हुआ नहीं है स्पष्ट, है ना, गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने से पता चलता है। वो ये है कि अगर ग्रह किसी दो शुभ भाव का स्वामी है तब तो बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा। शुभ भाव का स्वामी होकर के कमजोर हो जाएगा तो अपनी कमजोरी के चलते भाव का फल नहीं दे पाएगा। कमजोर कैसे होगा? अस्त हो जाएगा, नीच हो जाएगा, ग्रह कमजोर हो जाएगा। तो चतुर्थेश नवमेश भी अगर शुभ भाव के स्वामी भी अगर अस्त हो गए, नीच हो गए, नीच नवांश में चले गए तो कमजोर हो गए, अपना फल नहीं कर पाएंगे। वहीं पर जो ग्रह उच्च का है, जो ग्रह मूल त्रिकोण का है, जो ग्रह स्वराशि का है, वो बलशाली भी हो जाता है। तो यहां पर देखिए यही फर्क है ग्रह के वक्री होने में और स्वराशि मूल त्रिकोण वर्गोत्तमी या उच्च का होने में। जब ग्रह वक्री होता है तब ग्रह केवल बलशाली होता है। अब वो शुभ है या अशुभ है इसका निर्णय फिर भी आपको कुंडली देख करके करना है। उच्च राशि में वक्री हो रहा है, मित्र राशि में वक्री हो रहा है, मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहा है, वक्री होकर वर्गोत्तमी हो रहा है, तो शुभ फल ही करेगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि उच्च का ग्रह 100% शुभ फल करता है, मूल त्रिकोण का ग्रह 80% शुभ फल करता है, और
स्वराशि का ग्रह 70% शुभ फल करता है, वर्गोत्तम भी स्वराशि के बराबर ही 70% शुभ फल करता है। तो मान लें कि कुंभ लग्न की कुंडली है, बुध जो है पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का शुभ फल करेगा या अष्टम भाव का शुभ फल करेगा, उसके लिए मुख्य जो ओपिनियन है, मुख्य जो विचार है, वो मुख्य विचार ये है कि अगर बुध नीच होगा, अस्त होगा, शत्रु राशि में बैठा होगा तो अष्टम भाव के बुरे फल करेगा। नीच अस्त होगा तो बहुत ज्यादा अष्टम भाव के बुरे फल कर देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर शत्रु राशि में है तो अष्टम भाव के बुरे फल करेगा, उतनी अधिक मात्रा में नहीं करेगा। वहीं पर अगर मित्र राशि में है तो पंचम भाव के शुभ फल करेगा, कम मात्रा में करेगा। अगर अपनी राशि में है तो पंचम भाव के शुभ फल करेगा, थोड़ी अधिक मात्रा में करेगा। अगर मूल त्रिकोणीय या वर्गोत्तम है तो पंचम भाव के शुभ फल करेगा और अधिक मात्रा में करेगा। अगर उच्च का है तो पंचम भाव के संपूर्ण शुभ फल करेगा और अधिकतम मात्रा में करेगा। ये जो है कि यहाँ पर मुख्य विचार है। तो क्योंकि ग्रह केंद्र में बैठा है, स्थान बली है, उच्च होने से 100% बलशाली, मूल त्रिकोण राशि में होने से 80% बलशाली और स्वराशि में होने से 70% बलशाली। पंच महापुरुष राजयुग में वर्गोत्तम का जिक्र वैसे तो नहीं है, लेकिन क्योंकि परंपरा का ज्ञान आपको मैं दे रहा हूं और परंपरा के ज्ञान से आपको ये बात पता चल गई है कि वर्गोत्तम भी मूल त्रिकोण के बराबर ही बलशाली है, तो केंद्र में अगर गुरु, बुध, शुक्र, शनि और मंगल वर्गोत्तम भी होकर के बैठ जाए, इसमें बात जरूरी है कि शत्रु राशि में या नीच राशि में वर्गोत्तम नहीं होने चाहिए। मित्र राशि में, अगर मित्र राशि में वर्गोत्तम होकर के बैठ जाए तो उसको भी आप पंच महापुरुष राजयोग की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हो, पंच महापुरुष राजयोग जैसा मान सकते हो, कोई दो राय नहीं। मैंने अपने अनुभव में ये बात सही परखी, सही देखी है। ग्रह केंद्र में बैठा है, लग्न से संबंध रखता है, बलशाली है, और क्योंकि उन राशियों में है जिन राशियों में शुभ फल भी होता है, तो अपने स्वभाव ग्रह जिन चीजों का कारक है, जिन चीजों को दर्शाता है, वो चीजें व्यक्ति को अधिक मात्रा में, अपना स्वभाव, अपना प्रभाव व्यक्ति को अधिक मात्रा में देता है। और क्योंकि ग्रह शुभ है तो प्रभाव शुभ दे रहा है, तो महान पुरुष हो गया। वहीं अगर ग्रह अशुभ होता, ये देखिए इसका ऑपोजिट भी समझिए, इसका ऑपोजिट भी समझना बहुत जरूरी है। अगर खराब राशि में मंगल केंद्र में बैठ जाएगा, नीच हो गया, शत्रु राशि में हो गया, खराब राशियां होंगी। अब अस्त को आप इसमें कंसीडर नहीं कर सकते, अस्त होने से ग्रह केवल कमजोर होता है, अशुभ नहीं हो जाता, ठीक है ना। नीच राशि में, शत्रु राशि में, नीच नवांश में होने से ग्रह अशुभ भी हो जाता। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र में बलशाली स्थान बली होकर के बैठा है और तो चरित्र में अपने से जुड़ी हुई अच्छी चीजें देगा, अच्छे स्वभाव को देगा, तो ग्रह नीच अगर केंद्र में हो गया, शत्रु राशि में केंद्र में चला गया, केंद्र में होने से लग्न से संबंध तो रख रहा है, तो अपने कारकत्व, अपने गुण स्वभाव से जुड़ा हुआ बुरी चीजें भी तो फिर व्यक्ति को देगा। तो ये एक अनुभूत सूत्र पंच महापुरुष योग के संबंध में है, आप लोगों से आज साझा कर रहा हूं। आप लोग इसको कुंडली पे देखिए, परखिए, पहचानिए, और आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा ये काम करता है। जो भी नियम बताता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ, 12 साल से पत्रिकाएं देख रहा हूँ, हजारों लाखों पत्रिकाएं देखी हैं, तो जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ वो अनुभूत है। जब तक कोई नियम मुझे अनुभव में खरा दिखता नहीं, उसके बारे में मैं बात करता नहीं। आपको नियम लगाना नहीं आ रहा, वो दूसरी बात है ना। वैदिक ज्योतिष के नियमों के हिसाब से नियम लगाएंगे तो एकदम सटीक काम करेगा। मनगढ़ंत खिचड़ी पका लेंगे, आधी ज्योतिष यहाँ से, आधी ज्योतिष वहां से, आधी इधर से, आधी उधर से करके टेक्निक लगाएंगे, तो फिर भी मैं कुछ नहीं उसमें कर सकता जी, उसके लिए मुझे माफ करें। वापस अपने विषय पे आते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, पंच महापुरुष राजयोग के कुछ परिहार शब्द उचित नहीं है, पंच महापुरुष राजयोग के निर्मूल होने के कुछ जो योग हैं, वो योगों की भी चर्चा जरूरी है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वैदिक ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं वो ये मानते हैं कि जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है, अगर उसके साथ चंद्रमा का संबंध हो जाए या उसके साथ सूर्य का संबंध हो जाए, तो उस स्थिति में पंच महापुरुष राजयोग नहीं बनता। अब सूर्य और चंद्रमा के संबंध से ऐसी क्या समस्या है? अब आप सोच सकते हो कि सूर्य के साथ ग्रह रहेगा तो अस्त हो जाएगा, इस वजह से नहीं बनने देगा।
लेकिन यहाँ पर अस्त का कोई जिक्र नहीं है। सूर्य राशि में 1 डिग्री पे है और जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है वो ग्रह 25 डिग्री पर है। गौरतलब सी बात है, अस्त होगा नहीं। उस स्थिति में भी पंच महापुरुष राजयोग जो है कि वो निर्मूल हो जाएगा। चंद्रमा के साथ तो ग्रह रहने से अस्त होता नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा के साथ रहने पर भी पंच महापुरुष राजयोग निर्मूल हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? मेरे अनुभव में अगर मैं इसका आपको एक जो है कि अन्वेषण दूं, एक्सप्लेनेशन दूं, अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो उसकी व्याख्या मैं ऐसे करूंगा कि किसी भी ग्रह से ज्यादा रोशनी सूर्य और चंद्रमा में होती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा उस पंच महापुरुष राजयोग करने वाले ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उसके स्वभाव को हल्का करके अपना प्रभाव ज्यादा देने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, चंद्रमा आसमान में स्पष्ट दिखाई देता है। चंद्रमा की रोशनी के जितना किसी और ग्रह की रोशनी नहीं है। जितनी आसानी से आप चंद्रमा को देख सकते हो उतनी आसानी से किसी और ग्रह को नहीं देख सकते। जितनी आसानी से आप सूर्य को देख सकते हो उतनी आसानी से किसी और ग्रह को देख नहीं सकते। जो ज्योतिष है वो आसमान में क्या घटित हो रहा है उसकी इंसानी जीवन के लिए व्याख्या ही है। अगर आप नाभस योग पढ़ोगे तो नौकूट, छत्र, चाप इत्यादि ये सब जो योग हैं वो सब आसमान में जब व्यक्ति पैदा हुआ उस समय पे कैसी आकृति बन रही थी उस आकृति के हिसाब से ही जीवन का फलादेश है। तो जबकि पंच महापुरुष योग बनाने वाला ग्रह सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठ गया और सूर्य और चंद्रमा की रोशनी, प्रकाश, उज्ज्वलता, ध्वलता उस ग्रह से ज्यादा है, इस वजह से उस ग्रह के प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव में नहीं आएंगे, बल्कि सूर्य या चंद्रमा जो उसके साथ बैठा है उसके प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव में आएंगे। अब इस स्थिति में अगर ये सूर्य या चंद्रमा जो कि पंच महापुरुष बनाने वाले ग्रह के साथ बैठे हैं, अगर वो भी बलशाली होंगे तो सूर्य या चंद्रमा के अपने प्रभाव भी व्यक्ति को अच्छी मात्रा में मिलेंगे। वैसे तो इसको पंच महापुरुष राजयोग नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी आप इसको महापुरुष तो कह सकते हो। जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र की अगर आप कुंडली देखो तो गुरु लग्न में बैठा है, उसके साथ चंद्रमा बैठा है, गुरु उच्च का है, चंद्रमा स्वराशि का है। अब क्योंकि चंद्रमा गुरु के साथ आ गया तो हंस महापुरुष तो उसने कैंसिल कर दिया, हंस महापुरुष तो उसने निर्मूल कर दिया। लेकिन चंद्रमा अपना स्वभाव अपनी शुभ राशि में बैठा है तो चंद्रमा अपना स्वभाव तो प्रभु श्री रामचंद्र को देगा ही देगा। और उस चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही प्रभु रामचंद्र बहुत दयालु, बहुत भावुक थे। केवल युद्ध में ही कर्ण कर्कश राम राम होता है, बाकी हर जगह पे राम हमेशा दयालु, निष्ठावान, चतुरवान, नैतिक ही होते हैं। एक और समझने की बात यह है कि श्री रामचंद्र की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि उच्च का, सप्तम भाव में मंगल उच्च का है, लेकिन मंगल के प्रभाव और शनि के प्रभाव श्री रामचंद्र की पत्रिका में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों देखने को नहीं मिलेंगे? जो मैंने पहले व्याख्या की थी उस पर ध्यान डालिए थोड़ा सा। देखिए, कोई भी एक शब्द अगर मैं वीडियो में बोल रहा हूँ समय निकाल के, कोई भी एक शब्द आप मुझसे अगर पढ़े नहीं है तो आपको ये बात शायद ना पता हो, कोई भी एक शब्द जो फालतू बोला नहीं जा रहा है। पहले की बात याद कीजिए, मैंने आपको बोला लग्न पे प्रभाव जो है कि पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अब गौरतलब सी बात है कि श्री रामचंद्र की कुंडली में लग्न में पहले से ही चंद्रमा बैठा है। तो जब लग्न पे पहले ही चंद्रमा का सीधा प्रभाव है, गुरु का प्रभाव मैं इसलिए कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूं, गुरु का प्रभाव क्यों नहीं ले रहा हूं, पहले बता दिया, क्योंकि गुरु चंद्रमा के साथ बैठने से अपना महापुरुष तो दे नहीं सकता। तो चंद्रमा का महापुरुषत्व आ गया। पंच महापुरुष तो नहीं बोलेंगे, बट चंद्रमा का महापुरुषत्व आ गया। अब लग्न से चंद्रमा का सीधा संबंध है, जबकि लग्न से शनि और मंगल का सीधा संबंध नहीं है, व्यत्यय का संबंध। व्यत्यय संबंध मतलब जो संबंध सीधा ना बने। तो या तो ग्रह सीधा बैठा हो तो पहला सीधा संबंध हुआ, बैठा ना हो दृष्टि करता हो वो दूसरा संबंध हुआ। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं करता, बल्कि कोई ग्रह उस भाव के स्वामी के साथ दृष्टि करता है या स्वामी के साथ युति करता है। अब उस भाव से सीधा तो संबंधित नहीं है, उस भाव के स्वामी से संबंधित है। तो इसको व्यत्यय का संबंध कहेंगे, क्योंकि भाव पे सीधा किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा और भावेश पे इस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। तो यह मान लीजिए कि क्योंकि भावेश पे इस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, उस वजह से इस ग्रह का इनडायरेक्ट व्यत्यय संबंध है भाव के साथ।
वो स्थिति होती है प्रभु श्री रामचंद्र की कुंडली में पहले से ही जो है कि चंद्रमा का फल मिल रहा है, तो इस वजह से शनि के महापुरुष के जो फल मिलेंगे और मंगल के महापुरुष के जो फल मिलेंगे वो प्रभु श्री रामचंद्र की पत्रिका में नहीं मिलेंगे। ये इस बात का भी उत्तर हो गया कि अगर पत्रिका में एक से ज्यादा पंच महापुरुष राजयोग में से एक से ज्यादा योग बनते हो तो क्या करें। जिसका संबंध लग्न से होगा वही संबंध मान्य होगा। अगर कोई ग्रह लग्न में बैठ के पंच महापुरुष बना रहा है तो बाकी महापुरुष नहीं बनेंगे। अगर लग्न में कोई नहीं बैठा तो उसका महापुरुष योग ज्यादा बलशाली होगा जो कि लग्न को दृष्टि करता है। अगर लग्न को एक से ज्यादा ग्रह दृष्टि करता है तो आप ये देखें कि दृष्टि करने वाले में से बलशाली कौन है, जो बलशाली है उसका फल होगा। अगर लग्न में एक से ज्यादा ग्रह बैठ के महापुरुष योग बनाते हैं, जैसे एक से ज्यादा ग्रह एक राशि में बैठ के महापुरुष योग बना नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये माने कि मकर में अगर शनि भी बैठा है और मंगल भी बैठा है तो दोनों का हो गया। अब मकर लग्न में शनि और मंगल दोनों लग्न में बैठे हैं तो मंगल उच्च का होने से, अधिक बलशाली होने से शश महापुरुष शशि योग के फल नहीं मिलेंगे, मालव्य योग के फल मिलेंगे। अब मान लीजिए प्रभु श्री रामचंद्र की कुंडली में समझ लीजिए कि लग्न में कोई ग्रह नहीं है। अब चतुर्थ भाव में शनि उच्च का है, सप्तम भाव में मंगल उच्च का है। इस स्थिति में किसके राजयोग का फल ज्यादा माने। मंगल के लग्न पे सप्तम दृष्टि है जबकि शनि के लग्न पे दशम दृष्टि है। अगर किसी ग्रह की विशेष दृष्टि है, जैसे कि मंगल की चौथी और आठवीं, शनि की तीसरी और दसवीं और गुरु की पांचवी और नवीं, तो सप्तम दृष्टि से ज्यादा बलशाली वो विशेष दृष्टि होती है। इस केस में क्योंकि शनि की दशम दृष्टि लग्न पे ज्यादा बलशाली है तुलनात्मक रूप से, जो मंगल के लग्न पे सातवीं दृष्टि है उससे ज्यादा बलशाली है, इस वजह से शश राजयोग कहना चाहिए, मालव्य राजयोग कहना चाहिए। अब मान लीजिए कि शनि मंगल दोनों ही सप्तम भाव में बैठे हैं और फिर लग्न को देखते हैं, मकर राशि से देखते हैं, तो फिर वही बात हो गई कि एक उच्च का है और दूसरा स्वराशि का है, तो जो उच्च का है उसका फल ज्यादा बलशाली प्रकार से आएगा। तो कुंडली में अगर एक से ज्यादा पंच महापुरुष राजयोग बनते हो तो वो जो कि लग्न से सीधा संबंध रखता हो, लग्न में ही बैठा हो, वो उसका फल होगा। अगर लग्न में ही ना बैठा हो तो जो दृष्टि करता हो उसका फल होगा। और अगर कोई लग्न में नहीं बैठ रहा, दृष्टि भी नहीं कर रहा, क्योंकि अन्य भावों में चतुर्थ दशम भाव में बैठ के पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, उसके बाद ही उसका फल होगा। मूलभूत बात यह है कि पंच महापुरुष राजयोग में व्यक्ति के चरित्र में एक ही राजयोग फल सकता है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बोला कि व्यक्ति के स्वभाव में उस ग्रह के गुण की मात्रा अधिक है, ज्यादा है, इसी वजह से वो महापुरुष है। वरना बराबर बराबर मात्रा में तो हर ग्रह का प्रभाव हर व्यक्ति के चरित्र में, स्वभाव में रहता ही है, ठीक है। तो इस वजह से एक से ज्यादा महापुरुष नहीं बन सकते, ठीक है ना। साधु भी हो और हत्यारा भी हो एक साथ, तो वो तो चीज नहीं है ना, या तो हत्यारा या साधु है, ठीक है। ये बात समझ गए आप। आगे चलते हैं ज्योतिष में। नाड़ी ज्योतिष के बहुत एक मान्य ग्रंथ है चंद्रकला नाड़ी। ग्रंथ में थोड़ा सा समस्या वाली बात है, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो ये कहता है कि ग्रह जिस राशि में उच्च होता है, जिस ग्रह जिसकी राशि में उच्च होता है और जिसकी राशि में नीच होता है, अगर उन दोनों का संबंध दृष्टि या युति से हो जाए आपस में, ठीक है, ग्रह के साथ में आपस में, तो भी पंच महापुरुष राजयोग निर्मूल हो जाता है, कैंसिल होता है। अभी मान लीजिए शनि का उदाहरण लेते हैं। शनि शुक्र की राशि में उच्च होता है, मंगल की राशि में नीच होता है, तो शश राजयोग हो और शनि और शश राजयोग हो और मंगल और शुक्र का संबंध हो तो शश राजयोग निर्मूल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर मालव्य शुक्र वाला मालव्य राजयोग हो और शुक्र की उच्च राशि गुरु और नीच राशि बुध का संबंध हो तो मालव्य योग निर्मूल हो जाएगा। अब बुध अपनी ही राशि में उच्च होता है, तो अगर बुध का भद्र राजयोग हो और बुध के साथ बुध की नीच राशि गुरु का, नीच राशि के स्वामी गुरु का संबंध हो जाए तो भद्र राजयोग खत्म हो जाएगा। अगर गुरु का हंस राजयोग हो और गुरु के उच्च राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ गुरु के नीच राशि के स्वामी शनि का संबंध हो जाए तो हंस राजयोग खत्म हो जाएगा। और अगर मंगल का रुचक राजयोग बना हो और मंगल के उच्च राशि के स्वामी शनि और मंगल के नीच राशि के स्वामी चंद्रमा का संबंध हो जाए
तो रुचक राजयोग कम हो जाएगा। ये चंद्रकला नाड़ी, जिसको देव केरलम नाम से भी जानते हैं, नाम के ग्रंथ का मत है, और ये मत कुछ अन्य नाड़ी ग्रंथों में भी दोहराया गया है। ये मत भी माननीय मत है, इसको भी माना जा सकता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये बात देखी है कि ये उच्च और नीच के राशियों के स्वामी का जो संबंध है, जिसकी वजह से आपके हंस और मालव्य राजयोग, शनि और चंद्रमा की परस्पर युति या परस्पर दृष्टि से भंग होते हैं। यहां पर राजयोग पूरे तरीके से भंग नहीं होता, जबकि मैं ये बोलूंगा कि राजयोग के जो सबसे अधिक शुभ फल हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, और ये पंच महापुरुष के जो बुरे फल हैं वो पूरे के पूरे ही खत्म हो जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये बात देखी है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये पंच महापुरुष राजयोगों के अशुभ फल भी हैं। ठीक है, तो ऐसा ना आप सोच लें कि अशुभ फल बिल्कुल भी नहीं है। विशेष जो ये वीडियो बना रहा हूं, यहां तक तो आपने मेरे मुंह से जो व्याख्या सुनी वही बहुमूल्य है वैसे तो, लेकिन मुख्य जिस विषय के लिए ये वीडियो बना रहा हूं वो विषय कुछ और है। वो विषय ये है कि वारामिहिर, मेरे बड़े पुराने बच्चे जो है, सबसे पहले बैच वाले जिन्होंने ज्योतिष प्रारंभ पढ़ा था मेरे साथ, वो तो इस वाली बात में बड़ा, ये हमेशा डायलॉग मारते हैं, ये मेरा बड़ा पसंदीदा डायलॉग है। ज्योतिष में और ज्योतिषियों में एक ही शेर है, उस शेर का नाम है वारामिहिर। ये मेरा पुराना डायलॉग है। वारामिहिर की जो ज्योतिष है वो अक्षरशः सत्य है। वारामिहिर की ज्योतिष अनुभूत है, बहुत काम करती है। मैं जिस परंपरा से हूं उसमें वारामिहिर सर्वोच्च निर्णयाधिकारी है। खैर, बात यह है कि ये जो पंच महापुरुष राजयोग जो है, इसमें मूलभूत बात यह है कि जो ग्रह राजयोग बना रहा है वो बलशाली, स्थान बली है तो बलशाली होगा, ये आप सोच रहे हैं? नहीं, सिर्फ स्थान बल ही बल थोड़ी ना। अभी मान लीजिए कि शनि अपनी राशि का बैठा है केंद्र में, मानिए कुंभ का बैठा है। अब कुंभ का शनि केंद्र में बैठा है तो शश राजयोग उसने बना दिया। अब मान लीजिए यही शनि नवांश में नीच हो गया तो, या मान लीजिए कुंभ का शनि लग्न में बैठा है तो दिग्बलहीन हो गया। मकर का शनि लग्न में बैठा है, दिग्बलहीन हो गया। मकर या कुंभ का शनि कहीं भी बैठा है, वहां पर बैठने के साथ में नवांश में नीच हो गया। या किसी भी ग्रह को षडबल में एक मिनिमम संख्या में बल मिलना चाहिए। शनि को षडबल में जितने प्रतिशत बल मिलना चाहिए, मानिए उतना प्रतिशत बल नहीं मिला, उससे कम ही बल मिला। अब ये थोड़ी ना, षडबल में तो हर ग्रह को कुछ ना कुछ पॉइंट होगा ही। तो षडबल में ग्रह को जो बल मिल रहा है उसकी एक न्यूनतम सीमा भी है। इस न्यूनतम सीमा से कम अगर हो गया तो ग्रह बली नहीं है, और उस न्यूनतम सीमा से ज्यादा हुआ तो ग्रह बलशाली है। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बलशाली। विशेष तौर पे 6 रूप 60 रूप का बल मानते हैं। 60 रूप से ज्यादा हो तो ज्यादा बलशाली है, 60 रूप से कम हो तो कम बलशाली है। खैर, हर एक ग्रह के लिए अलग अलग होता है। तो जो ग्रह पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है वो दिग्बलहीन हो गया, नवांश में नीच हो गया, या वैशेषिकांश में उसको ठीक से पॉइंट नहीं मिला। वर्ग कुंडलियां होती हैं, षोडश वर्ग, षड वर्ग, सप्त वर्ग, दश वर्ग इत्यादि, उनसे वैशेषिकांश मिलता है। पंच महापुरुष राजयोग बनाने वाले ग्रह को वैशेषिकांश में बल नहीं मिला, नवांश में बल नहीं मिला, या षडबल में जितना कम से कम उस ग्रह को बल मिलना चाहिए उतना बल नहीं मिला, तो उस मामले में जो ग्रह पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है वो तो बलशाली नहीं होगा। तो उस मामले में पंच महापुरुष राजयोग नहीं बनता। जबकि पंच महापुरुष राजयोग से निचले स्तर का राजयोग बनता है वारामिहिर। इसको पंच महापुरुष राजयोग वाले व्यक्ति का सेवक कहते हैं। अगर बुध भद्र पंच महापुरुष बना रहा हो लेकिन यही बुध कमजोर हो जाए तो भद्र महापुरुष का सेवक वामन नामक योग बनाता है। अगर शुक्र का मालव्य राजयोग बन रहा हो और शुक्र कमजोर हो जाए तो मालव्य का सेवक जघन्य नाम का योग बनाता है। अगर गुरु का हंस राजयोग, हंस पंच महापुरुष बन रहा हो और गुरु कमजोर हो जाए तो हंस महापुरुष ना बना के हंस महापुरुष का सेवक कुब्ज नामक योग बनाता है।
अगर मंगल का रुचक योग बन रहा हो और मंगल कमजोर हो जाए तो रुचक नामक महापुरुष ना बना के रुचक नामक महापुरुष का सेवक मंडालक नामक योग बनाता है। ये मंडालक जो है वो रुचक का सेवक है। और शनि अगर शश राजयोग बना रहा हो और वो शनि कमजोर हो जाए तो वो सच राजयोग ना होकर के सची सची नाम का राजयोग होता है। और ये सची सची नाम का जो व्यक्ति है वो शश नाम का जो राजा है उसका सेवक होता है। इस विषय पर मुख्य रूप से बात करेंगे कि ये वामन जघन्य कुब्ज मंडालक और सची ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। बट उसके पहले जरा एक बार फिर से विस्तार में चलें और महापुरुष योगों को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो इस योग में जो छोड़े गए हैं उनकी पहले बात करें। सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सत्व गुण के हैं। सूर्य और चंद्रमा जब बलशाली होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा कुंडली में बलशाली हो, केंद्र में बलशाली हो और जो जो भाव व्यक्ति का व्यक्तित्व और स्वभाव दिखाते हैं, दशम भाव लग्न भाव, और किसी भी केंद्र में बैठे होंगे तो दशम और लग्न को व्यक्ति संबंध इनडायरेक्ट संबंध करेंगे ही। सूर्य और चंद्रमा के कम बलशाली होने से व्यक्ति के भीतर में सत्वगुण होते हैं। सत्वगुण होने से व्यक्ति देव ब्राह्मण का पूजा करने वाला, आस्थावान, धर्म कार्यों में धन खर्च करने वाला, किसी का दिल न दुखाने वाला, संसार में सबका आदर करने वाला, सबसे प्यार से बात करने वाला इत्यादि होता है। तो व्यक्ति सत्वगुण से संपन्न होता है और शारीरिक और मानसिक बल भी उसको मिलता है। उसके अलावा सूर्य और चंद्रमा जो भी बली है उनके रंग स्वभाव गुण के हिसाब से व्यक्ति के भीतर भी वैसा ही स्वभाव गुण इत्यादि आता है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, अगर बलशाली है तो शुभ गुण और स्वभाव आता है और अगर कमजोर है तो खराब गुण और स्वभाव आता है ना। केंद्र में अगर खराब सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति को बहुत गुस्सैल, घमंडी, अहंकार करने वाला बनाएगा, और अच्छा अगर सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति को बहुत ही विनीत, सरल हृदय, सबके बारे में सोचने वाला, हर व्यक्ति के लिए दौड़ दौड़ के काम करने वाला, जैसे राजा अपने सारी प्रजा की सुनती है उस प्रकार के जो है कि गुण और स्वभाव देगा। इसमें और विशेष तौर पे एक और बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा हमारे व्यक्तित्व के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। किसी भी कुंडली में चाहे सूर्य और चंद्रमा केंद्र में बैठे हो या ना बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा में से कौन ज्यादा बलशाली है उसको देखें। स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, दिग्बल इत्यादि के हिसाब से देखना चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार से ना देख पा रहे हो तो षडबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। षडबल के हिसाब से देखें और सूर्य और चंद्रमा में से जो भी बलशाली मिले वो ग्रह जैसी राशि में बैठा है, आदमी का गुण, रूप, स्वभाव, प्रभाव, रुचि इत्यादि उस राशि के अनुसार होती है। ये जरूर समझने की बात है। अगर किसी का कुंभ लग्न है और उसका शनि और उसका सूर्य धनु राशि में बैठा है और उसका चंद्रमा मान लीजिए मिथुन राशि में बैठा है और सूर्य और चंद्रमा में से सूर्य बलशाली है, तो क्योंकि सूर्य धनु राशि में बैठा है उस व्यक्ति के स्वभाव, हाव भाव, विचार, शरीर, बुद्धि धनु राशि से ज्यादा मेल खाएगी, कुंभ राशि से मेल नहीं खाएगी। ये वारामेर का नियम है और वारामेर का नियम है तो अनुभूत नियम है, इसमें कोई दो राय। लग्न की अपनी महत्ता है, कारक मारक विचार करने में, दशांतर दशा का फल विचार इत्यादि करने में लग्न की ही प्रमुख महत्ता है। लेकिन शरीर, रंग, रूप, रुचि, स्वभाव देखने में सूर्य और चंद्रमा में से बलशाली जिस राशि में बैठे हो उसको देखना चाहिए। और तो पहले आप देखेंगे कि दशम भाव में किसका प्रभाव है, फिर आप देखेंगे लग्न में किसका प्रभाव है। इससे आपको व्यक्ति का रंग, रूप, गुण, स्वभाव के बारे में मूलभूत जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप सूर्य और चंद्रमा में से बलशाली कौन है, वो कैसी राशि में बैठा है, कैसे ग्रह के साथ बैठा है, उसके हिसाब से आप देखेंगे और उसके हिसाब से जो गुण स्वभाव स्वरूप मिल रहे हैं उसको व्यक्ति के पहले से आपको लग्न और दशम से जो गुण स्वरूप स्वभाव मिल रहे हैं उसमें से मिलाएंगे। और व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यक्ति के चरित्र में दोनों ही प्रकार की गुण स्वभाव आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगर कोई पंच महापुरुष राजयोग है तो जिस प्रकार का पंच महापुरुष राजयोग है उस प्रकार के गुण स्वभाव व्यक्ति के चरित्र में और ज्यादा
अधिक मात्रा में वो प्रभाव अगर पंच महापुरुष राजयोग है तो पंच महापुरुष राजयोग के प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में उसके चरित्र स्वभाव इत्यादि में देखने को मिलेंगे। ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई। इसके बाद मुख्य बात यह है कि अगर पंच महापुरुष राजयोग में अगर मंगल बलशाली हो तो आदमी को सत्वगुण मिलता है। अब यहाँ पर सत्वगुण और सात्विक में फर्क समझने की आवश्यकता है। सत्वगुण का मतलब ये हुआ, देखिए सैनिक सीमा पे खड़ा है, देश के लिए जान दे रहा है, ये सत्वगुण है। आप जिस रोल में है, पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, आपको जो करना चाहिए आप उसको निभा रहे हैं, कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, सुरुचिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, ये मंगल करता है। मंगल के बलशाली होने पे, रुचक योग बनने पे ये आदमी में मूलभूत स्वभाव होता है कि आदमी जिस भी जिम्मेदारी में होता है, जिस भी पोजीशन में होता है, उस पोजीशन को बखूबी निभाता है, उसका बखूबी निर्वाह करता है, इतने अच्छे से निर्वाह करता है कि समाज में अन्य लोग कहते हैं कि पिता बनना है, माता बनना है, भाई बनना है तो वैसा बनो। बुध अगर भद्र योग बनाता हो तो बुध से स्वभाव में श्रेष्ठता आती, श्रेष्ठता आती है। ये देखिए, ये योग की पहचान है कि आपको भद्र योग का फल मिल रहा है अगर स्वभाव में श्रेष्ठता है, बेस्ट है ना, बेस्ट जो भी है, अगर नौकरी करता है तो जो भी काम करता है, अगर उस काम करने में वो बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, अगर शिक्षक है तो सबसे आसान तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से सिखाता पढ़ाता है, अगर बैंक में है तो जो बहुत अच्छी गणना करता है, बिना भूल चूक के गणना कर लेता है, वो श्रेष्ठ हुआ। तो जो भी वो काम करता है, अगर उस काम में वो अपने और लोगों में, मान लीजिए जिस ब्रांच में, बैंक के जिस ब्रांच में वो काम करता है, अगर वो उस ब्रांच में सबसे बेहतर है तो उसको भद्र का फल मिल रहा है। गुरु के हंस से वाणी मिलती है, तो गुरु का अगर हंस महापुरुष बना है किसी की पत्रिका में, मुझे पत्रिका याद आ रही है एक ज्योतिषी की, अगर गुरु का हंस महापुरुष बना है तो वाणी में उसका प्रभाव दिखता है। गुरु का सबसे पहला प्रभाव को वाणी में देखने को मिलेगा। आदमी की वाणी बहुत मधुर, बहुत मिठास भरी होगी, इतनी मधुर और इतनी मिठास भरी होगी कि वो कुछ भी बोलेगा, लोग उस पर सहज ही विश्वास कर लेंगे। गुरु के भीतर ये विशेष क्वालिटी है कि गुरु ये क्वालिटी देता है कि व्यक्ति 10 बुरे काम करके भी अगर ये बोले कि मैं तो बहुत सज्जन हूं, तो लोग उसको सज्जन नहीं मानते, बुरा नहीं मान पाते। गुरु की गुरुता के भीतर, गुरु के गुरुत्वाकर्षण से निकल करके उसको देख पाना बहुत मुश्किल होता है। कि गुरु ग्रह का स्वभाव है, तो आप देख लें कि किसी का अगर गुरु खराब हो और वो अपने आप को अच्छा बोल रहा हो तो समझ गए आप बात। ज्योतिष यही तो नेत्र देता है, जो दुनिया ना देख पाए वो आप देख लें। खैर, शुक्र के मालव योग होने से, ये सिर्फ मालव क्यों नहीं, अगर शुक्र बलशाली है या सूर्य और चंद्रमा में से जो बलशाली है वो शुक्र की राशि में, शुक्र के साथ, शुक्र की दृष्टि में बैठा है, या लग्न या दशम पे शुक्र का प्रभाव है, तो भी ये फल मिलेंगे। महापुरुष के जो विशेष फल है वो मैं आगे समझाऊंगा। शुक्र के बलशाली होने पर व्यक्ति को स्नेह, प्यार, प्रेम, लगाव के गुण मिलते हैं। व्यक्ति बहुत स्नेही होता है, सबसे प्यार करता है, सबका भला सोचता है, सबसे अनायास ही लगाव हो जाता है। जैसे कि मेरा शुक्र बहुत बलशाली है षटबल में, अगर आपका शुक्र बहुत बलशाली होगा, उच्च का होगा इत्यादि, तो मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे, आपने सड़क पे जाते हुए देखा कि कोई व्यक्ति जो है कि धूप में कोई सामान बेच रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि आप उसको उतर करके कुछ पैसे ही दे दें, भाई उधार आदमी पैसा क्यों लेगा आपसे, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, अरे कितनी मुश्किल होती होगी, धूप में खड़ा है, जिंदगी भी कितनी निर्मम है, उसको ये सब क्यों करना पड़ता है। अब आप ये सब सोचते जा रहे हैं उसके बारे में, आपका उससे कोई मतलब नहीं। दुनिया उसको देखेगी हाँ ठीक है, क्या हो गया, सोचेगी भी नहीं उसके बारे में, बट आप लगातार सोचते जा रहे हैं। ये वो स्नेह है, वो प्रेम है, वो ममत्व है जो शुक्र देता है। शुक्र बलशाली होने पर, जो मैंने भी बताया,
इस प्रकार से शुक्र का प्रभाव होने से व्यक्ति के चरित्र में ये खूबियां आती हैं, विशेषताएं आती हैं। और शनि होने से, शनि के बलशाली होने से, लग्न या दसम भाव पे शनि का प्रभाव हो, सूर्य और चंद्रमा में से जो बलशाली हो, शनि की राशि में शनि की युति, शनि की दृष्टि में बैठा हो, या पंच महापुरुष राजयोग में शश नामक राजयोग बन रहा हो, तो शनि कांति देता है। कांति एक्सीलेंस कहते हैं, स्प्लेंडर कह सकते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं, मानिए कोई दबंग है, अब जो दबंग है वो हट्टा कट्टा हो जरूरी तो नहीं है, मैंने बड़े दबंग देखे हैं वो हट्टे कट्टे नहीं होते। आदमी का प्रभाव है ना। राजा इतना, आप हमने सुना है, इतने बलशाली राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे कि कोई इनकी आंखों में नहीं देख पाता था। मतलब वो आदमी जिसको कि, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब अगर कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है तो वो अपने चार गुंडों के साथ ना भी चले, वो हाथ में पिस्तौल लेके ना भी चले, तो भी क्योंकि वो प्रभावशाली है तो उसके कहने पे चीजें होंगी। मान लीजिए एरिया का कोई बड़ा पुलिस अफसर है और वो अपनी पुलिस गाड़ी में नहीं भी चल रहा, पुलिस के कपड़े पहने के नहीं भी चल रहा, फिर भी लोगों को पता तो है कि वो पुलिस है। अब वो किसी व्यक्ति को बोल दे कि यहाँ पर ये मत करो, अब बेशक वो व्यक्ति ना जानता हो कि वो पुलिस है, पुलिस वाला है, लेकिन फिर भी आसपास के लोग उसको बोलेंगे अरे जो कर रहे हैं वो कर लो, आपको पता नहीं ये पुलिस वाले हैं, आईपीएस साहब हैं या कुछ है। तो वो उसकी कांति है, वो उसका प्रभुत्व है। तो ये प्रभुत्व, ये शक्ति जो है वो शनि देता है, कि शनि वाला व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उस काम को करने में उसका दबदबा है, उसकी छाप है। शनि के प्रभाव का जो ज्योतिषी है, उसके कुंडली देखने के तरीके, उसके पढ़ाने के तरीके से उसका बच्चा आपके सामने मुंह खोलेगा, उसका सिखाया हुआ बच्चा, और आपको तुरंत पड़ जाएगा, पता चलेगा ये उससे सीख के आया है, क्योंकि उसका प्रभाव है चीज। तो शनि जो है ये प्रभाव देता है। ये चीजें ग्रहों की होती है। लेकिन यहां पर जो है कि आगे एक बात, अब हम विशेष तौर पे आते हैं कि विशेष तौर पे जो पंच महापुरुष राजयोग है, उन पंच महापुरुष राजयोगों का क्या फल होता है। लेकिन इसमें यहां पर यह समझने की बात है कि ये जो पंच महापुरुष राजयोग अगर भंग हो जाएगा ग्रह के नवांश में कमजोर इत्यादि होने के कारण, जो कि मैंने पहले बताया, जिसमें पंच महापुरुष राजयोग का सेवक होने के राजयोग होंगे, उस स्थिति में भी फल पंच महापुरुष राजयोग के जैसे ही होंगे। अलग अलग फलों का जिक्र है, वो फल मैं आपको भी बताऊंगा, है ना। तो वो फल भी जो है कि पंच महापुरुष राजयोग के जैसे ही होते हैं। अब ये मान लीजिए कि सचिन योग होना या युक्त योग होना, ये योग होना भी योग होना है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है ना, तो योग है। जो व्यक्ति हंस योग में पैदा होता है, मतलब अगर गुरु जो हंस राजयोग बनाते हैं, अगर गुरु ने हंस राजयोग बना रखा है, हंस योग में अगर व्यक्ति पैदा होता है तो वो व्यक्ति सात्विक होता है। सात्विक मैंने आपको पहले बता दिया है, सात्विक होता है जो देव ब्राह्मण की पूजा करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, मीठी वाणी बोलता है, किसी का अहित नहीं करना चाहता, जिसके अंदर बुरी आदतें नहीं होती, शराब जुए इत्यादि गलती नहीं होता, और हमेशा अपने आप को सुधारता है, भगवान पर भरोसा रखता है, सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देता है, खुद आगे बढ़ के किसी काम को करने से पहले प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि मानता है, वो सात्विक हुआ। हंस राजयोग हो तो व्यक्ति सात्विक होता है, दयावान होता है, उसको जिंदगी में स्थिरता पसंद होती है। अगर एक काम करता है तो एक ही काम करता रहता है, उसका ऐसा स्वभाव नहीं होता कि अरे यहाँ से पैसे नहीं कमा पा रहा, स्कूल से पैसे नहीं कमा रहा, ट्यूशन कर ले, ऐसा स्वभाव उसका नहीं होता है। स्थिरता होती है, जितना जीवन में मिलता है उसमें ही संतोष रखता है, सबके साथ सरल व्यवहार करता है, छल कपट नहीं रखता, और देवता और ब्राह्मण की व्यक्त देवता और ब्राह्मण की भक्ति जो है कि ये करता है। ये हंस महापुरुष राजयोग वाले व्यक्ति के लक्षण हैं, इसलिए क्योंकि गुरु जो कि हंस महापुरुष राजयोग बनाता है वो सात्विक ग्रह है, तो ये सत्व का लक्षण हुआ। जो भद्र और जो मालव्य राजयोग बनेंगे उनको शुक्र और बुध बनाते हैं, राजसिक ग्रह है। तो राजसिक ग्रह होने से अगर भद्र और मालव्य राजयोग बने
या भद्र और मालव योग का जो सेवक है जघन्य और वामन, अगर वो भी बने तो भी राजस गुण आते हैं। राजसिक गुण वाला आदमी कविता इत्यादि करने में, काव्य इत्यादि करने में, किताब इत्यादि लिखने वाला होता है, बड़ा फेमस होता है, बड़ा यशस्वी होता है, लोग उसको जानते हैं, बहुत सारे संबंध उसके होते हैं, महिलाओं में आसक्त रहता है, तो बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं और गर्लफ्रेंड्स होती हैं, महिलाओं में आसक्ति रखता है, तो महिलाओं की संगति में रहना पसंद करता है, महिलाओं से बात करना पसंद करता है, महिला अपने चित्त का मनोरंजन, अपना एंटरटेनमेंट महिलाओं से करता है। और खास करके व्यक्ति जो है कि बहुत ही शूर होता है। शूर होता है मतलब युद्ध में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में किसी को भी हरा देता है, किसी से हार नहीं मानता, एक प्रकार से जिद्दी बोले, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होता है, और जिस भी चीज को करना चाहता है उसमें आशातीत सफलता प्राप्त करता है, अपनी शूरवीरता का परिचय देता है, मतलब है ना, या आप किसी को ऐसा कह दे, मान लो कि भाई तू तो ये काम नहीं कर सकता, और वो आपको करके दिखा दे और आपसे बेहतर करके दिखा दे, ये शूरता हुई। ये जो है कि भद्र राजयोग, मालव्य राजयोग, वामन योग और जघन्य योग वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तमस गुण जो कि शशि योग, मालव्य योग और सची और मंडालक योग में होते हैं, उसके गुण है कि व्यक्ति क्योंकि तामसिक गुणों के वशीभूत होता है, तो वो दूसरों से जो है कि मतलब हंसी मजाक करने का बड़ा शौकीन होता है, किसी को मजाक मजाक में नीचा दिखा देना, किसी को मजाक मजाक में कोई बात कह देना, या जानबूझ करके हंसी खेल में कुछ ऐसी बात कह देना जो व्यक्ति के दिल को लग जाए, वो उसका बड़ा स्वभाव होता है। थोड़ा आलसी भी होता है, थोड़ा आलस करता है, जब तक जान पे नहीं बनाती, जब तक काम करने की असली जरूरत नहीं उसको महसूस होती, तब तक वो काम करने से बचता है, कतराता ही है। ज्यादातर उसको जल्दी क्रोध आ जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई उसके खिलाफ कोई भी बात कह दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होती, उसके खिलाफ ही क्या, उसके परिवार से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कोई बात कह दे तो उसको पसंद नहीं आती, बहुत उत्तेजित हो जाता है, संयम खो देता है, और अगर मैं इसको बुरा कहूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मैं इससे बदतमीजी से बात कर लूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके क्या परिणाम होंगे क्या दुष्परिणाम होंगे, उसकी फिक्र किए बिना जो है कि लड़बड़ जाता है। विशेष तौर पर जो है कि थोड़ा आलसी होता है, ज्यादा सोता है, जहां पर सत्व और रजस गुण, सत्व गुण वाला 4 घंटे सो करके भी काम कर सकता है, रजस गुण वाला 6 घंटे सो करके काम करेगा, तमस गुण वाला कम से कम 8 घंटे तो सोएगा ही सोएगा, अगर 8 घंटे ना सोए तो उसको थकान लगेगी, रूखा रूखा लगेगा, मन उखड़ा उखड़ा लगेगा। विशेष तौर पे सत्व रजस गुण वाले रात को मान लीजिए कि 4 घंटे सोए, ठीक से नींद पूरी नहीं हुई, फिर भी दिन में काम करेंगे तो करते रहेंगे। तमस गुण वाले के साथ ऐसा नहीं होगा, वो 1 घंटा भी कम सोया तो सो के उठेगा, उसको बोझिल बोझिल लगेगा, थोड़ा अन्य मनस्क तरीके से काम करेगा, 2 घंटे सो जाएगा। नहीं, इस प्रकार का स्वभाव जो है कि होता है। आगे चले तो विशेष फल की मैं बात करूं, मालव्य योग, जो शुक्र का जो मालव्य योग बनता है, शुक्र के मालव्य योग में, जिसकी पत्रिका में शुक्र से बना हुआ मालव्य योग होता है, उसकी नाक हाथी के जैसी होती है, हाथी के जैसी होती है, मतलब आगे से लंबी होती है, ये इसको आप बोलें कि क्या, तोते तोते की नाक जैसा नाक समझिए, जैसे तोते के नाक होता है नाक जैसे चोंच जैसी लंबी, तो वैसे उसकी लंबी नाक होती है। उसके दोनों हाथ बराबर होते हैं, ऐसा कहा है, बराबर होते हैं हाथ, बराबर होते हैं, हाथ सबके बराबर होते हैं, ज्यादातर लोगों के बराबर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक कंधा ऊंचा एक कंधा नीचा ऐसे करके चलते फिरते हैं, तो हाथ बड़े छोटे देखने में लगते हैं, जबकि ये मालव्य योग वाला व्यक्ति जो है, जो उसके कंधे हमेशा बराबर सीधे रखता है, तो उसके हाथ बराबर दिखते हैं। उसके हाथ बाकी लोगों के हाथ के हिसाब से ज्यादा थोड़े लंबे भी होते हैं, शरीर में अच्छा खासा मांस होता है, मांसल शरीर होता है, खास करके जहां हड्डियों के जोड़ हैं, जो जॉइंट से कोहनी वगैरह, वहां पर हड्डियां दिखाई नहीं पड़ती, मांस ही दिखाई पड़ता है, दिखने में सुंदर होता है, दिखने में सुंदर होता है, और आंखें जो है, आंखें उसकी विशेष तौर पे देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, कान का ऊपर का हिस्सा बड़ा गुलाबी गुलाबी देखने में सुंदर प्यारा लगता है, सफेद दांत होते हैं और दांत बराबर होते हैं, ठीक है। विशेष तौर पे अग्नि दिशा में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाने से बहुत लाभ होता है। अगर उसका घर शहर के साउथ ईस्ट दिशा में है, अगर उसका ऑफिस उसके घर से साउथ ईस्ट दिशा में है, अगर देश दुनिया के साउथ ईस्ट दिशा में रहता है, अग्नि कोण में रहता है,
तो उसके लिए जो है कि बहुत अच्छा होता है। पैसे जमा करने का विशेष शौकीन होता है, पैसे जमा करना, पैसे को एफडी में लगाना, पैसे को इन्वेस्ट करना उसे विशेष तौर पे पसंद होता है। पहाड़ों की यात्रा करना उसे बहुत अच्छा लगता है, और जो भी चीज एक बार में सोच लेता है उससे हटता नहीं है। जो एक बार सोच लेता है वो करके ही रहता है। जो मालवीय युग में पैदा होता है वो किसी तीर्थ स्थान में उसकी मृत्यु होती है, आखिरी समय जो है कि किसी तीर्थ स्थान में बिताता है। ये मालव योग के लक्षण हुए। जो व्यक्ति भद्र योग में पैदा होता है, बुध से भद्र योग बनता है, जो व्यक्ति भद्र योग में पैदा होता है उसका शरीर भी देखने में एक बराबर एक समान लगता है। उसके जो शरीर के जो अंग है वो गोल गोल होते हैं थोड़े, तो नाक थोड़ी आगे से गोल टाइप की होती है, उंगलियां भी आगे से गोल गोल देखने में प्रतीत होती है, बहुत लंबी देखने में नहीं लगती। जितना शरीर लंबा होता है उतना ही चौड़ा भी होता है, तो लंबाई के अनुपात में उसका वजन या उतनी हिसाब से मोटाई होती है। पतले पतले बाल होते हैं, और वो बाल जो है देखने में हमेशा एक प्रकार के ही लगते हैं, तो ज्यादातर जो है कि उसके हेयर स्टाइल में वो सो के भी उठे तो बाल वैसे ही लगते हैं जैसे कि नहाने के बाद बाल लगते हैं, तो हमेशा कंघी किया हुआ ही लगता है। ठीक है। खास करके उसकी जो त्वचा होती है वो बहुत अच्छी होती है, छूने में बहुत मुलायम होती है, बहुत अच्छी दिखती है। बहुत सारी संतानें होती हैं। छाती बहुत चौड़ी होती है, ब्रॉड छाती होती है, महिलाएं हैं तो उन्नत वक्षस्थल होता है। सात्विक गुण होते हैं। सात्विक गुण आपको मैं पहले बता चुका हूँ गुरु वाले मामले में, सात्विक गुण क्या होते हैं। उसका मुंह थोड़ा शेर के जैसा दिखता है, तो बाल थोड़े ज्यादा होते हैं, ऐसे नाक के पास पास तक बाल आ रहे होते हैं। उसे बेडौल प्रकार से बहुत सारे बाल होते हैं। स्थिर बुद्धि होती है, एक बार जो करने की सोच लेता है, एक बार जो करने की ठान लेता है उससे हिलता नहीं है, एक बार जो वचन दे देता है उस वचन को निभाता भी है। लोगों को जल्दी से क्षमा भी कर देता है, किसी बात को दिल से नहीं लगाता। हवन यज्ञ पूजा पाठ करने में, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताने में बहुत तत्पर रहता है, धार्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है। जो कोई उसके ऊपर उपकार कर दे, जो कोई उसके साथ भला कर दे, तो वो उसका जो है कि जिंदगी भर इज्जत करता है, और इस बात को मानता है कि इसने मेरे ऊपर उपकार किया, और उपकार को जो है कि चुकाता भी है। धीरे धीरे चलता है, बहुत तेजी से नहीं चलता। बहुत सारी शास्त्रों का ज्ञान होता है ना, तो 3-4 विषयों में पढ़ा हुआ होता है, 3-4 डिग्रीज होती है। बहुत समझदार भी होता है। शरीर बहुत सुंदर होता है। जो ललाट जो है, जो ये ऊपर का सर के ऊपर का हिस्सा है, वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। और नाचने गाने में रुचि रखता है। एक्टिंग में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। धैर्यवान होता है, अगर काम उसकी मनमर्जी से नहीं हो रहा है या काम होने में कोई देरी हो रही है तो विचलित नहीं होता, धैर्य रखता है। उसका पेट भी दिखने में बहुत सुंदर होता है, हो सकता है मोटा भी हो, लेकिन पेट पेडाउल पेट नहीं होता, अच्छा सुंदर पेट होता है। हाथ और पैर उसके देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। योग इत्यादि करने में भी रुचि रखता है, क्योंकि स्पिरिचुअल होता है तो आसन नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इत्यादि में रुचिवान होता है। नाक उसकी सुंदर होती है। ऐसा जो है कि भद्र योग में वो व्यक्ति होता है। विशेष तौर पे इसको प्रॉपर्टी का बहुत लाभ होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती हैं, माँ बाप के द्वारा भी जायदाद में बहुत संपत्ति मिलती है, खुद भी बहुत सारी संपत्ति जो है कि कमाता है। विशेष तौर पे इसके शरीर से पसीना बहुत आता है। ठीक है। और ये कहा है कि ये बड़ी एक विशेष सी बात है, बट ये कहा है कि भद्र योग वाले व्यक्ति का जो प्राइवेट पार्ट जो है, जननांग जो है, वो दिखने में वैसे बहुत छोटा लगता है, लेकिन आम इंसान के हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये कहे कि देखने में ऐसा लगता है कि इसकी ये संभोग इत्यादि में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, जबकि ये सच्चाई नहीं होती। अपने असली व्यक्ति के साथ, जिसके साथ उसको संभोग वगैरह करना चाहिए, उसके साथ वो बहुत ही ज्यादा जो है कि कामुक होता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ ही कामुक होता है। उत्तर दिशा में रहना, उत्तर दिशा की ओर जाना, उत्तर दिशा इसके लिए बहुत ही शुभ होती है। और विशेष तौर पे दुनिया में सबको माफ कर देता है, लेकिन अपने घर परिवार वाले भाई बंधु अगर इसके साथ कुछ कर दें तो उनको माफ नहीं करता। विशेष तौर पे अपने भाई बंधुओं के साथ जो है कि इसको बहुत ही मानसिक वैर कटुता रहती है। अपने ही घर वालों के खिलाफ रहता है, अपनी मनमर्जी से काम करता है, कोई और इसको कितनी भी अच्छी सलाह दे और इसके मन में आई हुई बात कितनी भी खराब क्यों ना हो, अपने मन में आई हुई बातों को पालन करते हुए नुकसान भी देख लेता।
ना नुकसान खाता है ज्यादातर, तो दूसरों की सलाह माननी चाहिए, आदत में होती नहीं है वैसे। विशेष तौर पे जिस भी चीज को करते हैं उसको भरपूर इंजॉय करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी खरीद के लाए और वो गाड़ी खरीद के किसी और को दे दी, ऐसा नहीं है। अगर गाड़ी खरीद करके पत्नी को भी दे दी है तो भी उसको पत्नी से ज्यादा तो यही चलाएंगे। तो किसी भी चीज का जो है कि भरपूर उपयोग करना चाहते हैं और बिना उपयोग किए किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर इनको कोई भी एक चीज या कोई भी एक मौका मिल गई, मतलब ये वो आदमी है जिनको आप कह दो कि 1 घंटा आप मुझसे बात कर लेना, तो वो लगातार 1 घंटा फिर आपसे बोलता ही रहेगा, 1 मिनट भी सांस भी नहीं लेगा, पानी भी नहीं पिएगा। ये जो है कि ये भद्र राजयोग जो कि बुध से बनता है उसके लक्षण है। शनि से जो शश राजयोग बनते हैं, वैसे शश राजयोग वाले व्यक्ति के दांत थोड़े बड़े बड़े होते हैं, जैसे आगे के 2 दांत बहुत बड़े हों और बाकी बगल के दांत छोटे हों, ये विशेष पहचान है शश राजयोग वाले व्यक्ति की। आगे के दांत ऊंचे होते हैं, बगल के दांत छोटे छोटे होते हैं। नाखून भी हाथ में छोटे छोटे होते हैं, लंबे नाखून नहीं होते। विशेष तौर पे आंखों का ये जो साइड का जो हिस्सा है ये बहुत लंबा होता है, ऐसे हिरन के जैसे जैसे आंख होती है, बगल का हिस्सा बड़ा लंबा ऊपर तक जाता है, जल्दी जल्दी चलता है। बहुत विशेष बात है कि जो शश राजयोग वाला व्यक्ति होता है वो टीचर होता है, शिक्षक होता है, या तो विद्या का बिजनेस, या तो विद्या से जुड़ा हुआ काम करता है, या तो विद्या का व्यापार करता है, धातु का व्यापार करता है, या तो कोई धातु लोहा चांदी शीशा जस्ता इत्यादि का काम करता है, तो या तो टीचर होता है, या लोहे इत्यादि जैसे किसी मेटल का काम करता है, या सोने चांदी जैसे धातु का भी काम कर सकता है, तो ज्वेलर भी हो सकता है, सोनार भी हो सकता है। तो सोनार धातु के साथ काम करने वाला धातुकार नहीं तो शिक्षक होता है। देखिए शश राजयोग का फल शिक्षक होगा, ध्यान देने वाली बात है। विशेष तौर पर व्यापार करने में ही रुचि रखता है, बिजनेस करने में ही इंटरेस्ट होता है। कान विशेष तौर पे बड़े बड़े होते हैं और कुछ लोगों के कान ऐसे चिपके हुए भी होते हैं, लेकिन शश राजयोग वाले व्यक्ति के कान का जो निचला हिस्सा है, ईयरलोब जो है वो हमेशा कान से अलग होता है, चिपका हुआ। दूसरे आदमी के साथ गलत व्यवहार करने के चक्कर में, दूसरे आदमी के साथ बुरा व्यवहार करने के चक्कर में किसी भी नीच स्तर पे जा सकता है। मतलब शश राजयोग वाला बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपने शत्रु को नीचा दिखाने के लिए गाली गलौज तक, नीच हरकत करने तक भी उतर सकता है। तो जो है कि उसका कोई मतलब नीचता कर सकता है अगर गुस्सा हो जाए तो। विशेष तौर पे सेनापति कहाँ है, इसके भीतर बहुत सारे लोग काम करते हैं। शश राजयोग वाले व्यक्ति की बात मानने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं। इसका मैं ये वजह समझता हूँ कि शश राजयोग वाला जो व्यक्ति है पैसे खर्च करने में, मतलब अगर कोई काम 10 रुपए में हो रहा है, कोई काम 10 रुपए में होता है, लेकिन जिसने काम किया उसने सिर्फ 20 रुपए मांगे और उसको पता भी है कि इसने 20 रुपए मांगे, फिर भी ये 30 रुपए दे देगा उसको। इस वजह से जो भी व्यक्ति जो है कि वो काम जिससे भी वो काम कराना चाहता है वो उसके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विशेष तौर पे मैथुन क्रिया में शारीरिक संबंध बनाने में इसको बड़ी रुचि होती है, और किसी और स्त्री के साथ तो ज्यादातर शारीरिक संबंध नहीं बनाता, दूसरे की स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता। चरित्रवान होता है, जैसे पहले बोला ना महापुरुष योग है, तो महापुरुष है मतलब सज्जन है, अच्छा है तभी तो महापुरुष है, बुरा है तो महापुरुष तो नहीं हुआ, फिर तो कुपुरुष हो गया, फिर महा क्यों लगा। आप अगर किसी को महापुरुष कहते हैं तो अच्छे उसमें ही कहते हैं। तो इस वजह से मैथुन क्रिया को पसंद करने वाला कहा है, मतलब अपनी पत्नी के साथ बहुत कामुक होता है, लेकिन किसी और की पत्नी के साथ फिर उतना कामुक नहीं भी होता है, ये भी बात समझिए। ठीक है, तो मैथुन क्रिया को बहुत पसंद करता है, सेक्सुअल होता है अंदर अंदर से। दूसरे की स्त्रियों में आसक्ति रखता है, ऐसा भद्र राजयोग में बोला तो है कि दूसरों की, सॉरी शश राजयोग में बोला तो है कि दूसरों की स्त्रियों में रुचि रखता है। मेरे हिसाब से ये बात ठीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों की स्त्रियों में रुचि रखता है तो फिर महापुरुष कहाँ से होगा, तो कुपुरुष हो गया ना। खास करके वीर होता है, जो भी काम करने की ठान लेता है, अगर उस काम को करने में बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती हो, जान माल का नुकसान भी हो, तो भी किसी भी चीज की फिक्र किए बिना अपने जो उसने वचन दिया है उस वचन को निभाता है। अपनी माँ से विशेष तौर पे बहुत प्यार करता है, माँ के बहुत करीब होता है, और ज्यादातर इस वजह से शश राजयोग वाला व्यक्ति जो है कि अपने पिता से दूर रहता है, या तो पिता होते नहीं, या पिता साथ नहीं देते, या पिता दूर ही रहते हैं, पिता की जल्दी मृत्यु हो गई होती है, तो एक ना एक प्रकार से जो है कि पिता का साथ किसी प्रकार से नहीं मिल पाता, और होता भी है तो आपस में कुछ बहुत खास लगाव नहीं होता। हर एक जगह पर घूमता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है इसको घूमने में कोई विशेष जगह पसंद है, बट जंगल में, पहाड़ों पे और नदियों के आसपास घूमना, रहना इसको बहुत पसंद होता है। विशेष तौर पर
जो शशि योग वाला व्यक्ति होता है वो कितना भी मोटा हो जाए, उसकी शरीर, उसका कमर के आसपास का जो एरिया है, कमर के आसपास का जो हिस्सा है वो बहुत पतला होता है, और हाथ इत्यादि में जो हाथ का जो निचला हिस्सा होता है वो बहुत मोटा होता है और ऊपर उंगलियों के पास आते आते पतला होता रहता है, जैसे ढलान जैसा देखने में लगता है। हाथ पैर में बहुत सारे निशान होते हैं। मांडलिक कहा है, जैसा कि पहले ही बोला कि ज्यादातर व्यापार करने में रुचि रखता है, तो किसी ऐसे काम में होता है जहां पर इसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो व्यापारी होगा तो उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, या बोलिए IAS IPS हो गया, या किसी कंपनी में मैनेजर इत्यादि हो गया तो उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो ऐसे काम में होता है, मांडलिक होता है। तो नेता हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, या किसी उच्च पद पे होता है जहां उसके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। विशेष तौर पे शशि योग वाले व्यक्ति को शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी हाथ में दर्द, हाथ की बल सो गए तो हाथ में दर्द हो गया जी। ये समस्याएं इनके साथ बहुत आम होती है। ये शश राजयोग की। आगे जो गुरु से हंस राजयोग बनता है, हंस राजयोग वाले व्यक्ति ज्यादातर जो है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन होते हैं, तो त्वचा थोड़ी साफ होती है ना। अब अपने उसकी जाति के लोग, उसके घर परिवार के लोग जैसे दिखने में है उसके हिसाब से तो थोड़ा साफ होता है दिखने में, थोड़ा सा सफेद कांति की ओर होता है। लंबी बड़ी नाक होती है, चेहरे में नाक दूर से ही पहचान में आ जाती है, बड़ी नाक होती है। विशेष तौर पे थोड़ा सा गेहुआ रंग भी हो सकता है, लेकिन गेहुए में भी गोरा रंग के लिए हुए होता है, ज्यादातर बहुत काला नहीं होता। उसका सर जो है वो देखने में गोल लगता है, तो पीछे का ये जो पीछे का जो ये एरिया है सर के पीछे का, वो बहुत निकला हुआ नहीं होता। उसकी आंखें भी हमेशा, उसकी आंखें पीली पीली रहती हैं, कुछ सफेद आंखें नहीं होती जैसे कि आम लोगों की होती है। हाथ पैर में बहुत सारे निशान भी होते हैं व्यक्ति के। आवाज विशेष तौर पे बहुत मीठी, बहुत प्रभावशाली, बहुत लुभावनी होती है। हाथ पैर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब अगर आदमी 4 दिन से ना भी नहाया हो फिर भी हाथ पैर देख के ऐसे लगता है कभी ही नहा करके आया है। खास करके पानी को बहुत पसंद करता है, बहुत ज्यादा पानी पीता है, पानी में खेलना बहुत पसंद है, मतलब पानी बहुत ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा देर तक नहाता है, बहुत पानी पीता है। पानी से विशेष प्रेम होता है व्यक्ति को। जो ईशान दिशा है, नॉर्थ ईस्ट, ईशान दिशा इसके लिए बहुत लाभकारी होती है। शश राज्यों वाले के लिए पश्चिम दिशा बहुत लाभकारी होती है, बताना भूल गया था। ईशान दिशा जो है वो बहुत लाभकारी होती है। हंस राजयोग वाले को तो ईशान दिशा में रहना चाहिए, ईशान दिशा की ओर ऑफिस होना चाहिए, घर के ईशान कोण में रहना चाहिए, इसका टेबल ईशान दिशा की ओर फेस करता हो तो अच्छा है, ईशान दिशा की तरफ मुख करके भोजन करे, ईशान दिशा की ओर सर करके सोए इत्यादि। विशेष तौर पे आयुर्वेद और दवाओं के विषय में बहुत अच्छा जानकार होता है, और इसकी मृत्यु जंगल के, किसी जंगल के पास होती है, जंगल के पास वाले किसी एरिया में होती है। जो व्यक्ति रुचक राजयोग में पैदा हुआ हो उसको बहुत बाल होते हैं, और जो है अच्छे सुंदर दिखने वाले बाल होते हैं। बाल जल्दी नहीं झड़ते, झड़ते भी हैं तो अच्छी मात्रा में बाल होते हैं, तो कभी जल्दी गंजा नहीं होता। ज्यादातर दिखने में सांवला होता है, अब कभी कभी गोरा भी हो जाता है ना, तो कहाँ पर पैदा हुआ है, किसी जगह पर पैदा हुआ है वो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो है कि सांवला होता है। इसमें एक बात देखने की, अगर व्यक्ति सांवला ना भी हो, गोरा ही हो, लेकिन फिर भी शरीर के कुछ एरिया जो है वो बहुत काले होते हैं, और अगर पैदाइशी काले नहीं होते तो बाद में दाग धब्बे, घमौरी, किल मुहासों की वजह से काले हो जाते हैं। उसका कंठ जो है वो विशेष तौर पे शंख की तरह देखने में होता है, तो ऊपर से पतला, बीच में मोटा, नीचे से पतला, इस प्रकार का उसका कंठ जो है, थ्रोट वाला एरिया होता है। मुंह लंबा होता है। व्यक्ति बहुत शूरवीर होता है, एक बार जो करने की ठान लेता है, एक बार जो वचन देता है वो करके ही रहता है, चाहे उसके लिए कितने भी नुकसान क्यों न झेलने पड़े। क्रूर होता है, एक बार जिससे दुश्मनी ठान लेता है उसके ऊपर फिर कोई दया नहीं करता, उसकी कोई बात, उसकी कोई गुहार नहीं सुनता। बहुत अच्छा मंत्री होता है, उसकी बात रुचक राजयोग वाले की बात मंगल से जो बनता है, रुचक राजयोग वाले व्यक्ति की बात अगर आप मानोगे तो आप जिंदगी में हमेशा ही सफल होगे। रुचक राजयोग वाला व्यक्ति जो बात कहता है वो चीज होकर के ही रहती है। रुचक राजयोग वाले व्यक्ति की बात, रुचक राजयोग वाले व्यक्ति की एनालिसिस कभी गलत नहीं जाती। रुचक राजयोग वाले व्यक्ति की बात वैसे ही माननी चाहिए जैसे कि एक अच्छे राजा व एक अच्छे मंत्री की बात माननी चाहिए। चोरी करने वाला रुचक राजयोग वाले व्यक्ति को बोला है, अब फिर से, अगर चोरी करेगा तो महापुरुष कहाँ से होगा।
तो यहाँ पर चोरी करने वाला कहने का ये मतलब होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी और से प्यार करता है, 10-15 साल से वो किसी और से प्यार करता है, किसी और से, लेकिन उससे किसी वजह से शादी नहीं कर पा रहा, लेकिन इससे शादी कर, अब इसने तो उस व्यक्ति को चोरी ही कर लिया ना। या व्यक्ति मान लीजिए कि किसी और से प्यार करता है, उससे शादी करने की कस्में खा चुका है, लेकिन एक दिन रुचक राजयोग वाले व्यक्ति से मिल लेता है और रुचक राजयोग वाले से शादी कर लेता है। तो इस रुचक राजयोग वाले ने तो इसको चुरा ही लिया उस व्यक्ति से जिससे कि वो प्यार करता था या शादी करने वाला था, चाहे झूठा ही वादा रहा हो, है ना। तो ये हो गया चोरी करने वाले का फल, चोरी करने वाले शब्द का फल। बहुत मेहनती होता है, मेहनत करने में डरता नहीं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। रुचक राजयोग में पैदा होने वाला व्यक्ति ज्यादातर जो है कि उसका शरीर बहुत लंबा नहीं होता, जितना बड़ा मुंह होता है उतना ही बड़ा पेट भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, मुंह छोटा होता है, या मुंह बहुत भारी होता है, शरीर, मुंह बहुत भारी लंबा होता है, शरीर छोटा था, वैसा नहीं होता। तो अनुपात में ही शरीर होता है, जितना लंबाई चौड़ाई होती है सारे अंग उसी के बराबर से होते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा उसके चेहरे में चमक भी होती है, अगर मतलब एक चमक, एक दैदीप्यमान, एक तेजोमान उसका चेहरा देखने में लगता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब ये अनुभूत फल है। अगर किसी व्यक्ति के लग्न से मंगल का संबंध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, विपरीत लिंग वाला व्यक्ति उससे बहुत आकर्षित रहता है, चाहे वो सुंदर दिखता हो, ना दिखता हो, चाहे बूढ़ा ही। मतलब अगर लग्न से मंगल का संबंध है, मंगल की दृष्टि है, मंगल लग्न में बैठा है या लग्न किसी प्रकार से दिखता है, तो व्यक्ति चाहे 40 साल का भी क्यों ना, उससे हर कोई आकर्षित रहता है। मतलब व्यक्ति अगर, मतलब आप ये समझिए कि उससे लोग आकर्षित रहते हैं, बहुत आकर्षित रहते हैं, उसके पीछे जान छिड़कने को तैयार रहते हैं, उससे लोग बहुत प्रभावित रहते हैं, उसकी तरफ बहुत खिंचे रहते हैं, है ना। तो ये विशेष तौर पे जो है कि मंगल का लग्न से संबंध होने का विशेष फल है। रोचक राजयोग में भी फल बोला है। तो शरीर में अच्छा खासा जो है कि रक्त होता है, तो बहुत मांसल शरीर होता है, शरीर में बहुत मांस होता है और शरीर में बहुत रक्त होता है। रक्त की पहचान ऐसे होती है कि आप उसको हाथ ऐसे जोर से पकड़ोगे और उसके बाद छोड़ोगे तो ऐसे लाल हो जाएगा। तो शरीर में बहुत रक्त होता है। कोई भी दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकता, उससे दुश्मनी करके कोई पार नहीं पा सकता। तो जिसको भी अपना दुश्मन मान लेता है उसको हरा ही देता है। खास करके कोर्ट केस में, लड़ाई मुकदमे के मामले में, वाद विवाद में कोई रुचक योग वाले से जीत नहीं सकता, तो करना भी व्यर्थ है। ठीक है। और एक बहुत विशेष बात है कि रुचक राजयोग वाले जातक पे कोई काला जादू भी नहीं कर सकता। वैसे तो मैं काले जादू पे कभी बाद में बात करूंगा, लेकिन लोग मानते हैं कि किया कराया, टोना टोटका कर दिया, एक प्रकार से भ्रांति ही है, लेकिन फिर भी रुचक राजयोग वाले व्यक्ति को कोई और व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता। रुचक राजयोग वाले व्यक्ति ने अगर एक चीज कुछ सोच ली है और आप उसको प्रभावित करना चाह रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। एक तो भद्र योग वाला, एक रुचक योग वाला आपको प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरी बात है, रुचक राजयोग वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं करता। तो अगर कोई आदमी उनका बुरा करने के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है तो वो भी काम नहीं करता, और ज्यादातर चीजों में मैंने ये देखा कि अगर आदमी खुद अपनी भी भलाई के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है तो फिर वो भी काम नहीं करता, है ना। तो ये दोनों ही चीजें हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। गुरु ब्राह्मण और देवताओं के प्रति भक्ति रखता है, अपने से बड़ों के प्रति भक्ति रखता है, और कभी भी किसी से भी, अपने से बड़े से, अपने से छोटे से, यहाँ तक कि नीच से नीच व्यक्ति से भी कभी असम्मान उनका नहीं करता, निजी उनसे नहीं करता, बुरे प्रकार से बात उनसे नहीं करता। हमेशा जो है अपने शील स्वभाव के हिसाब से ही बर्ताव रखता है। विशेष तौर पर अगर ये व्यक्ति किसी पे तंत्र मंत्र करना चाहे, तुरंत असरदार होती है। रुचक राजयोग वाला अगर आप पे तंत्र मंत्र करने बैठ जाए तो बहुत ही दुर्लभ है बच पाना। कोई इस पे तंत्र मंत्र नहीं कर सकता, ये अपनी भलाई के लिए तंत्र मंत्र पूजा पाठ करे तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर किसी और का बुरा चाहने के लिए अगर करने लगे तो फिर अभिचार कर्म करने में बहुत ही जो है कि निष्णात सिद्धहस्त होता है। विशेष तौर पे दक्षिण दिशा में रहना, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोना, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खाना, दक्षिण दिशा इसके लिए बहुत लाभदायक होती है। और मृत्यु जो है वो बोला है कि अग्नि से, आग से या आघात से, आग से टक्कर लगने के कारण, चोट लगने के कारण, ऊंचाई से गिरने के कारण इत्यादि, इन सारी वजहों से ही इस व्यक्ति की मृत्यु होती। ये तो राजयोग के फल हो गए। अब जो राजयोग का नौकर जिसको कहा है उसकी बात कर लेते हैं।
बुध से भद्र नामक राजयोग बनता है। अगर यही बुध अब किसी प्रकार से कमजोर हो जाए, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, तो वामन नाम का राजयोग। अब वामन नामक जो योग है, वामन योग वाला व्यक्ति की पीठ में बहुत दर्द रहता है और संतान जो है कि पैदा करने में दिक्कत होती है, ज्यादातर संतान नहीं होती। लेकिन वामन राजयोग वाला व्यक्ति श्री विष्णु का भक्त होता है, समाज में अच्छी स्थिति होती है, बहुत सारे लोगों के ऊपर रूल करता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, राजा के बराबर होता है, बिजनेस करे तो बिजनेस करने में बहुत सफल होता है, बहुत सारे नौकर चाकर सेवक होते हैं, बहुत अच्छी पत्नी होती है, ठीक है। संतान से जुड़ी हुई समस्या होती है, पीठ में दर्द रहती है, और विष्णु का बहुत, श्रीमन महाविष्णु का बहुत अच्छा भक्त होता है, पूजा पाठ इत्यादि में बहुत रुचिवान होता है। अगर शुक्र से बनने वाला मालव राजयोग में अगर शुक्र कमजोर हो तो जघन नामक योग बनता है। जघन योग वाला व्यक्ति का चेहरा चंद्रमा के जितना सुंदर होता है, शरीर देखने में बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के जो जोड़ हैं, जो हड्डियों के जॉइंट्स हैं, घुटने के, कोहनी के, वहां पर उनको दर्द इत्यादि रहता है। बहुत संतान के मामले में बहुत भाग्यशाली होता है, अच्छी संतान होती है, संतान इनका कहना मानती है, इनके लिए सब कुछ करती है, अच्छी संतान मिलती है, संतान बुढ़ापे में साथ भी देती है, संतान कुछ भी करती है इनके लिए ना, मरने बैठने को तैयार रहती है। व्यक्ति पीठ पीछे दूसरे की बुराई करता है, पीठ पीछे दूसरे के बारे में बुरा बोलता है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा पंडित विद्वान होता है। उसकी स्किन बहुत रूखी होती है और किसी भी चीज में पूरा रुचिवान नहीं होता, तो हल्के हल्के मन से, बेमन से चीजों को करता है। हाथ की उंगलियां बहुत मोटी मोटी होती है, किसी पे दया नहीं करता, अपना काम बड़ी क्रूरता से करता है, अपना काम निकालना बस जानता है, दूसरे व्यक्ति के को बुरा लग रहा है, दूसरा व्यक्ति इनके हिसाब से काम करने में कैसा महसूस कर रहा है, कर सकता है नहीं कर सकता, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता। दूसरे व्यक्ति से काम करवाना है, चाहे वो कैसे करके दे, कुछ भी हो उसके साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे वाला होता है, पंडित विद्वान समझदार तो होता है, लेकिन कोई भी चीज इनको जल्दी से समझ में नहीं आती, स्थूल बुद्धि होती है। तो देखो, स्थूल बुद्धि होना का ये मतलब नहीं है कि विद्वान और बुद्धिमान नहीं है, व्यक्ति विद्वान बुद्धिमान होता है, लेकिन नई चीजों को थोड़ा देर से सीखता है, जल्दी से नहीं सीख पाता। दिखने में उतना गोरा नहीं होता, थोड़ा सा गेहुआ रंग होता है, और हंसने खेलने का शौकीन होता है, बात बात में मजाक करता है, मजाक मजाक में दूसरे को नीचा दिखाना, हंसी हंसी में किसी को चुभने वाली बात बोल देना स्वभाव होता है इनका। और छाती में, छाती वाले एरिया में विशेष तौर पे किसी प्रकार की चोट का निशान होता है, चोट का निशान पाया जाता है। जुपिटर हंस महापुरुष बना रहा हो और उस हंस महापुरुष में गुरु कमजोर हो जाए तो कुब्ज नाम का योग बनता है। कुब्ज नाम के योग वाले व्यक्ति का जो नाभि जो है, जो नेवल जो है, उसके आसपास के एरिया में कोई निशान होता है, चोट का, तिलमस्सा इत्यादि, उससे पता चलता है। शरीर के ऊपर का जो हिस्सा है, कंधा थोड़ा झुका झुका होता है, मुंह थोड़ा झुका झुका होता है, देखने में लगता है झुक के चल रहा है, झुक के बैठा। भगवान में नहीं मानता, पूजा पाठ में नहीं मानता, और किसी पे भी नहीं मानता, सब पे शक करता है, सबको सबकी निगाह से देखता है, सबको सबकी दृष्टि से देखता है। पैसे वाला होता है, पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है, पंडित होता है, बहुत समझदार होता है, बहुत विद्याओं का ज्ञाता होता है, लेकिन दूसरे के साथ इनको अपना काम कराना है, वो काम करने के लिए दूसरा कितना दुख झेल रहा है, कितना कष्ट झेल रहा है, उससे इनको कोई मतलब नहीं होता, क्रूर होते हैं। दूसरे के बारे में बुरा बोलना, दूसरे के बारे में बुराई करना, पीठ पीछे किसी के बारे में बुरा कहना इनकी आदत होती है। कोई इनके ऊपर भलाई कर दे, एहसान कर दे, उस भलाई एहसान को नहीं मानते, ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो हमें मिलना ही था, तुमने क्या कर दिया विशेष हमारे साथ। बहुत बहुत सारी कलाओं को जानता है, कलाओं को जानने का कहने का मतलब है कि गाना बजाना, नाचना, किताबें लिखना, कविता लिखना, बहुत सारी कलाओं को जानता है। विशेष तौर पे जब हम कलाओं को जानता है कहते हैं, तो जो जीवन की जो मुख्य कलाएं हैं, खाना बनाना, काम कला, रति संबंध इत्यादि, इन सब चीजों में बहुत माहिर, बहुत निष्णात होता। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े सारे नौकर चाकर होते हैं, जिंदगी सुख में बीतती है, बहुत सारे लोग इसके भीतर इसके एक इशारे पे काम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन खुद अपनी स्त्री से बहुत डरता है। इसकी स्त्री अच्छी नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, बार बार इसको बेइज्जत कर देती है, बुरा भला कह देती है, जो जिसको सिर्फ ही सुन सकता है, कुछ कर नहीं सकता। लोगों को पहले बहुत इज्जत करता है, और जब इसका काम निकल जाता है तो लोगों से बात भी करना बंद कर देता है।
उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लग जाता है, लेकिन काम करने से कभी पीछे नहीं हटता और हमेशा कुछ ना कुछ काम जो है कि करता ही रहता है, कभी भी काम करने में कुछ ही नहीं करता। आगे बात करें, रुचक राजयोग मंगल बना रहा है और उसमें मंगल कमजोर हो जाए तो मंडालक नाम का योग बनता है। मंडालक योग वाला व्यक्ति अविचार कर्म को मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, दूसरे का बुरा कैसे करना है, दूसरे पे तंत्र मंत्र टोना टोटका कैसे करना है, इसका बहुत अच्छा जानकार होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में हो, इसके दिए हुए उपाय बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। चीजों को करने में बड़ा निष्णात होता है, कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या बोलने से दूसरे के मन में क्या बात होगी, क्या बोलने से दूसरा व्यक्ति कैसे तिल मिलाएगा, कैसे गुस्सा होगा या कैसे खुश होगा, इनको बहुत अच्छे से आता है। अपने दुश्मन को आराम से हरा देते हैं। लड़कियां, महिलाएं, स्त्रियां या दूसरे लिंग का कोई भी व्यक्ति इनकी ओर बहुत आकर्षित होता है और ये ज्यादातर अपने से दूसरे लिंग के व्यक्ति इनकी तरफ आकर्षित हैं, इस बात का फायदा उठा करके उनसे उचित अनुचित काम भी करा लेते हैं। और बाद में जिससे कि वो अनुचित काम इन्होंने करवाया वो बाद में फिर पे इल्जाम तक भी नहीं लगा पाता, ऐसी चीज है। दिखने में बूढ़ा लगता है, दिखने में जवान नहीं लगता, मतलब अपनी उम्र से बड़ा लगता है हमेशा। तो शरीर उतना कांतिवान नहीं होता, थोड़ा बूढ़ा टाइप का लगता है। बूढ़ों की तरह चलना, बूढ़ों की तरह बात करना, अपनी उम्र से ज्यादा कि अपनी उम्र से ज्यादा का लगना दिखना इनके स्वभाव में होता है। बाल जो है वो अच्छे बाल नहीं होते, मोटे मोटे बाल होते हैं, कठोर बाल होते हैं और बाल हमेशा देखने में खराब लगते हैं। ऐसा लगता है कि न जाने कितने दिनों से बालों पे कंघी नहीं की, बालों का ध्यान नहीं दिया। विशेष तौर पे बाल देखने में बहुत खराब लगते हैं। अपने दुश्मनों को, अपने दुश्मन इसके सामने टिक नहीं सकते। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, केस इत्यादि में कोई भी इससे जीत नहीं सकता। विशेष तौर पर ब्राह्मणों की बहुत पूजा करता है, यज्ञ पूजा पाठ हवन दान पुण्य, देवताओं की भक्ति इत्यादि बहुत करता है। बहुत बुद्धिमान होता है और इनकी पत्नी, इनका जीवन साथी इनके कंट्रोल में रहता है, जो भी ये बात कहते हैं उसको मानता है और इनकी खुशी के लिए इनका जीवन साथी जान भी देने को तैयार रहता है। पत्नी की तरफ से या जीवन साथी की तरफ से संपूर्ण सुख मिलता है। अगर शनि शश राजयोग बना रहा हो, शश राजयोग में कमजोर हो जाए तो शची नाम का योग बनता है। शची राजयोग वाले व्यक्ति का जो शरीर है वो बिडौल होता है, मतलब एक वेल बिल्ट बॉडी जो होती है वेल बिल्ट बॉडी नहीं होती, पतला शरीर, मोटा सा पेट निकला हुआ, कोई पार्ट बड़ा छोटा, हमेशा एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे करके चलना, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी, इस प्रकार से बेडौल शरीर होता है जो कि देखने में सुंदर नहीं लगता। किस्मत ज्यादातर इसका साथ नहीं देती। अगर ये किसी भी काम में सोच लेगा इतनी मेहनत मैंने कर ली बाकी भगवान देख लेंगे, तो भगवान देखते नहीं है। सारी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती, कोई भी चीज किस्मत भरोसे छोड़ देता है तो वो चीज जो है कि पूरी नहीं हो पाती। विशेष तौर पे अगर ये व्यक्ति कुछ ना भी करे तो भी इसके आसपास के लोग इससे बहुत जलते हैं, बहुत ईर्ष्या रखते हैं। और मतलब अगर ये जिंदगी में कुछ ना भी करता हो, अगर ये घर परिवार में सबसे गरीब भी हो, गरीबी में भी जीवन काट रहा हो, फिर भी आसपास के जो लोग होते हैं, घर परिवार के लोग, दोस्त इत्यादि, वो इससे या इसके ही काम में और लोग जो होते हैं वो इससे बहुत जलन रखते हैं बिना किसी वजह के ही। और क्योंकि इससे जलते हैं, इससे ईर्ष्या रखते हैं, इसकी वजह से इसका जीवन बहुत दुखी भी करना चाहते हैं, समय समय पे इसको हानि भी पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में कुछ समस्याएं भी होती। जिंदगी में बड़े बड़े काम शुरू करता है और बड़े बड़े काम शुरू करके उनको पूरा भी करता है। तो विशेष बात यह है कि अगर ये व्यक्ति कोई ऐसा काम भी करने की ठान ले जो कि इसने आज से पहले कभी नहीं किया, या कोई ऐसा काम भी करने की ठान ले जो कि इसके बस की बात नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि 20,000 रुपए हर महीने कमाने वाला आदमी ये सोच ले कि मैं भाई 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदूंगा 6 महीने में, तो ये ऐसे काम को सोच करके, और अगर इसके पास अच्छे से आइडिया हो कि इतना इतना काम करूंगा, ऐसे ऐसे करके पैसे का इंतजाम करूंगा, अगर आप इनके पास ठीक से अच्छे से सोचा हुआ विचार हो तो ये बड़े से बड़े काम को भी हंसते खेलते संपन्न कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिस भी काम को करने की ठान ले उसमें सफल हो ही जाता है, असफल होने का कोई विचार नहीं होता। ये शश महा ये पंच महापुरुष राजयोग जब कमजोर होते हैं तो सब कैटेगरी का, जो छोटे कैटेगरी का जो राजयोग बनता है उसके फल मैंने आपसे कहे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं ज्योतिष के कुछ ऐसे पहलुओं का जिक्र करूं जो कि लोग जानते तो हैं, समझते नहीं है, और कुछ ऐसे पहलुओं का भी जिक्र करूं जिसके बारे में आप जानते नहीं है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुभ शुभ दिन हो आपका।
प्रणाम।